हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 12 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल 11 अप्रैल थी, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है, इसमें वर्तमान में टाइगरों की संख्या 3167 बताई गई है। अच्छा, 200 टाइगर बढ़े हैं, वृद्धि हुई है। कल गलती से मैंने मृत्यु कह दिया था। द्रौपदी मुर्मू जो है, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी है। इनसे पहले दो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल। देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव लॉन्च की गई है केरल में। टाइम ने अभी हाल ही में सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। शाहरुख खान ने इसमें टॉप किया है। लद्दाख का एक प्रोडक्ट है वुड कार्विंग, जिसे GI टैग मिला है। भारत की जो नित्या इब्राहिम है, इन्हें अभी हाल ही में युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। भारत की तरफ से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉपर है और ये 9वें स्थान पर हो जाएगा। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है सफेद ईगल ऑर्डर, जिससे सम्मानित किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया है, किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली ये महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है। अभी ये असम के दौरे पर थी, तो आपको याद आ ही गया होगा, असम के दौरे पर थी तब इन्होंने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया था। इसके बाद जब ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में आयोजित एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करी, तब यहाँ पर महिलाओं के लिए इन्होंने बोरोक्सा ऐप लॉन्च कर दिया है। संकट की स्थिति में महिलाएं इस ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगी और जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबरों पर iOS भेज सकेंगी। iOS यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही फोन शेक कॉल भी इससे किया जा सकेगा। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होगी, बिना इंटरनेट के भी ये काम कर सकेगा। ठीक है, तो ये तो हुई ऐप की बात। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का डिस्कशन है। तो देखिए, 15वें क्रम की राष्ट्रपति है, भारत की तीसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये फैक्ट आप लोगों को रट चुका होगा। जब भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, कुछ आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को याद कराए ही हैं। आज थोड़े कुछ एडिशनल फैक्ट हम, जो कि पॉलिटी से रिलेट करेंगे। आप लोग कहते भी हैं कि महत्वपूर्ण आर्टिकल में रिलेट करके बताया करूं आप लोगों को, तो कुछ आज एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो 22 भाग में जो भाग 5वां है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? केंद्रीय प्रशासन के बारे में। इस केंद्रीय प्रशासन में यदि हम देखें ना, तो 3 चीजें आती हैं। क्या क्या है? एक तो हो गई कार्यपालिका, दूसरा क्या हो गया? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। और तीसरा इसमें हो गया न्यायपालिका। मैं आपको बता दूं, ये जो भाग 5 में डिस्कस कर रही हूं, ये भाग बेसिकली मतलब आर्टिकल इसमें 52 से लेकर के 151, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 आर्टिकल आते हैं भाग 5 के अंतर्गत। तो वैसे यदि हम बात करें ना, तो कार्यपालिका, यहां पर मैं लिख देती हूं कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत आपके आएंगे राष्ट्रपति, जिसके अंतर्गत आएंगे आपके उपराष्ट्रपति, और इसी के अंतर्गत आएंगे आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, इसे आप समझेंगे बहुत इजी है। पहले तो ये 22 भाग है भारतीय संविधान में। 22 भाग में जो भाग 5वां है, इसमें केंद्रीय प्रशासन के बारे में है। भाग 5 में कितने आर्टिकल हैं? तो 52 से 151 तक है। केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या चीजें हैं? कार्यपालिका, विधायिका है, न्यायपालिका है। इसी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर। तो देखो, राष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 52 से 62, यानी कि स्पष्ट लिख देती हूं मैं, इजी है, समझ में आ जाएगा। पॉलिटी बेसिकली आप लोगों ने पढ़ी ही होगी और उसी का एक तरह से रिवीजन ही हम कर रहे हैं। आर्टिकल 52 से 62 किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 63 से 73, 63 से 73 उपराष्ट्रपति के बारे में। अब इसमें 74 से 78, 74 से 78, ये किसके बारे में हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, अब आप कहेंगे न्यायपालिका कहाँ? मैं 151 तक डिस्कस करते नहीं, फिर लास्ट में ना CAG भी है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये आपका आर्टिकल 148 से 51 तक पढ़ते हैं इसे। बाकी इसके पहले फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सभी फैक्ट हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति से ये दो 52 से 62, उपराष्ट्रपति से 63 से 73, PM से रिलेटेड 74 से 78 आर्टिकल आप लोगों ने याद रखने हैं। इजी था याद करना।
रेल यात्री सुरक्षा के लिए, यदि आप लोगों को याद होगा तो अभी हाल ही में वेस्टर्न रेलवे ने यात्री ऐप लॉन्च किया है। अभी साइबर सिक्योरिटी से यदि आप रिलेट करोगे तो आप यहाँ से साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलेट कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में जो कंट्री टॉप पर है ये यूएसए है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 10वीं है। मानव तस्करी को रोकने के लिए अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने एक ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन का नाम क्या है, आहट। आगे चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है सी राधा कृष्ण राव। ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन है, जिन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी क्षेत्र में योगदान देने के लिए। यहां से 2 इंपॉर्टेंट डे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह आपका मनाया जाता है 29 जून, 29 ऑफ जून को। और फिर इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये अक्टूबर के महीने में, पूरा ही लिख देती हूँ, ये 20 अक्टूबर को। अब सर डेविड चिपरफील्ड की यदि मैं बात करूं तो आप लोगों को याद आ ही गया होगा, माफ कीजिए, प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड। फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हिंदी में ही लिख दे रही हूं वरना बार बार मुझे पीडीएफ में मॉडिफाई करना पड़ेगा। आर्किटेक्चर वास्तुकला का क्षेत्र है कि ये प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2022-23 के विजेता यही थे ज्ञान चतुर्वेदी। व्यास सम्मान 2023 के विजेता कौन है, ज्ञान चतुर्वेदी हैं। एमटी वासुदेवन नायर केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति से ये रिसेंटली सम्मानित किए गए हैं। आगे चलते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर, तो देखो पहले स्थान पर ना अब बर्नार्ड अरांडो और इनकी फैमिली आ गई है ना। पहले आप क्या पढ़ते थे, आप एलन मस्क का ही नाम पढ़ते थे, लेकिन अब ये इसमें फिसल करके दूसरे स्थान पर आ गए हैं। बर्नार्ड अर्नाल्ट और इनकी फैमिली इसमें टॉप पर आ गई है। मस्क की संपत्ति पिछले साल की तुलना में 180 बिलियन, मतलब ये घटी है थोड़ी, संपत्ति इनकी घटी। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं यहाँ नहीं रख पाई हूँ। तो देखो लिस्ट में बर्नार्ड अर्नाल्ड है, फिर एलन मस्क है, और फिर जेफ बेजोस है। चौथे स्थान पर लैरी एलिसन है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, लेकिन इस लिस्ट में 9वें स्थान पर रहे हैं। एलन मस्क के टेस्ला के मालिक हैं, और इसके अलावा स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है, ये इसके भी मालिक हैं। जेफ बेजोस अमेज़न जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इसके ये मालिक हो जाएंगे। एलन मस्क ना पिछले साल टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर थे, पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के। 2022 के कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब में कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता मिली है, तो टोटल 5 हैं। कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं MS धोनी है, इसमें युवराज सिंह है, सुरेश रैना, मिताली राज है, और झूलन गोस्वामी है। देखिए झूलन गोस्वामी, मिताली राज ये तो संन्यास ले चुकी हैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। अच्छा ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से आप याद रखेंगे। सुरेश रैना भी संन्यास ले चुकी हैं, अब तो ये घरेलू टूर्नामेंट IPL भी नहीं खेल रहे हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी अभी घरेलू खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। MCC लंदन स्थित दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबों में से एक है, जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। अच्छा क्रिकेट का डिस्कशन आया है तो यहाँ 2 चीजें हम कंपेयर करके याद कर लेते हैं, ICC और BCCI। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 स्थापना, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 इसका फॉर्मेशन ईयर है। ICC का हेडक्वार्टर ये आपका हो जाएगा दुबई UAE में। BCCI का हेडक्वार्टर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और ICC के अध्यक्ष ये कौन है, ये हो जाएंगे ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं, जबकि BCCI के अध्यक्ष ये कौन हो जाएंगे प्रेजेंट टाइम में, ये हो जाएंगे रोजर बिन्नी। आगे चलते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होने जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मॉडिफाई करूंगी। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। गिद्धों की तेजी से जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इन्हें संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और ये विश्व का पहला जटायु एशिया किंग संरक्षण केंद्र होगा।
अब उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही है 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से 31 है। दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व यही है। इसके अलावा आपको याद रखना है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है। क्यों ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि भारत का 53वें क्रम का 53rd क्रम का टाइगर रिजर्व बना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश से रिलेट करके कुछ करंट अफेयर बता देती हूँ, जैसे कि एक तो यही रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला आप रिलेट कर सकते हो। दूसरा आप रिलेट करेंगे यहाँ आगरा वाला। आगरा कहाँ है, ये देखिए आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला शहर ना, ये भारत का पहला शहर आप कह सकते हैं, ये आगरा ही बना था। ठीक है, फिर यहाँ पर कहीं मैनपुरी फिरोजाबाद नहीं, क्या मैं ढूंढ रही हूँ, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़। मैप सही बता देती हूँ, यहाँ नहीं लिखती, यहाँ बस इतना लिख देती हूँ ऑनलाइन गेमिंग के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। बाकी हम बाकी चीज़ों को मैप से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क, महोबा से उज्ज्वला योजना, बलिया से पहला चरण उज्ज्वला योजना का, दूसरा चरण महोबा से, है ना। अरे वो शहर कहाँ चला गया, मैप में नहीं दिख रहा है। अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए जो निर्माण फैक्ट्री है, इसका यही उद्घाटन किया जाना है। और सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का नाम नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अब बात की जा रही विश्व का पहला या भारत का पहला, तो आप रिलेट करोगे भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बना है। कहाँ बना है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना है। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय, तो आप रिलेट कर ही सकते हो। इसके अलावा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई कितनी बताई गई थी, 1507 मीटर। और तमिलनाडु में डेनमार्क की तर्ज पर पहला ऊर्जा द्वीप है जो कि ये बनने जा रहा है। आगे चलते हैं, कौन सा देश पुरुषों के अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है, तो ये पेरू है, जो कि अंडर-17 पुरुषों का जो वर्ल्ड कप है फीफा का, ये अब यहाँ आयोजित नहीं किया जाएगा। तो अब ये नहीं कि कौन सा देश, नया मेजबान जो देश है ये कौन होगा, फिलहाल पेरू इसे होस्ट नहीं करने जा रहा है ना। और अंडर-17 यानी कि 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पेरू साउथ अमेरिकी कंट्री है, कैपिटल लीमा, करेंसी पेरुआई सोली। यहाँ से मैंने आप लोगों को एक जलधारा याद कराई थी, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा आप कह सकते हैं, जो कि ठंडी जलधारा है। डायरेक्शन के साथ मैंने बताई थी ना, क्यों ठंडी है, क्योंकि ये इक्वेटर की तरफ जा रही है, इसलिए ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। ऑप्शन की तरफ यदि हम जाएं तो समर ओलंपिक। नेक्स्ट देखो, प्रीवियस कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में, तो 2020 वाला हुआ था टोक्यो जापान में, हालांकि हुआ 2021 में था। तो अब नेक्स्ट 4 साल में होगा, यानी कि 2024 में कौन होस्ट करेगा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। जबकि यदि मैं बात करूं विंटर ओलंपिक, तो पिछला विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना में हुआ था, उससे 4 साल प्लस करो तो 2026 में भी होस्ट करेगा इटली मिलान में। भारत इस साल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है, अक्टूबर-नवंबर में इसका आयोजन होगा। आगे चलते हैं, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक यानी कि 4 बार का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, राशिद खान। पूछा जाए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से, गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं। इन्होंने एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है। खलील अहमद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले, आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। ओवरऑल यदि हम कहें तो कगिसो रबाडा है, लेकिन भारत में खलील अहमद। सैम करन महंगे खिलाड़ी हैं भाई, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स ने इन्हें खरीदा था। रिंकू यादव क्या ही कहने, अब आप लोग मैच देख रहे होंगे तो इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं, अमी KKR, लेकिन हम तो CSK वाले हैं। आगे चलते हैं, चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, तो इसमें से आम आदमी पार्टी, आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है। तो अब यदि हम कहें भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, टोटल कितनी है, 6। अब आप लोग कहेंगे भाई पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि 8 राष्ट्रीय दल है, मैं कैसे 6 बता रही हूँ। देखिए 8 थी, लेकिन इनमें से ना जो 3 पार्टियां हैं इन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा इनसे वापस ले लिया गया था। मैं ये भी बता देती हूँ कि ये पार्टियां हैं कौन कौन सी, यहीं पर लिख दूं या इधर तो जगह नहीं है,
देखिए, तीन पार्टी हटाई गई, किस लिए? राष्ट्रीय दल के दर्जे से, जिसमें कि शॉर्ट में मैं लिख देती हूं। एक तो है टीएमसी, इसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं, आप जानते ही हैं। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस। फिर एक है एनसीपी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शरद पवार अध्यक्ष, आप पढ़े होंगे। तीसरी इसमें पार्टी है सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आप इसे कह सकते हैं, और डी राजा इसके महासचिव हैं। तो ये तीन पार्टियां हटाई गई हैं। क्यों हटाई गई हैं? देखो, राष्ट्रीय पार्टी बनने के भी कुछ इसमें पैरामीटर्स होते हैं जो इन पार्टियों को कंप्लीट करने पड़ते हैं। कुछ पैरामीटर यहां पर मैं लिख देती हूं शॉर्ट में। देखिए, यदि कोई पार्टी लोकसभा हमारी निचली सदन है, जानते ही हैं, लोकसभा में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीट जीते, थोड़ा इसे स्पष्ट ही लिखना पड़ेगा, यहीं पर लिख देती हूँ, और जगह बच भी नहीं रही है यहाँ तो ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई पार्टी लोकसभा, मैंने बता दिया, इसमें विभिन्न राज्यों में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में कितनी सीटें जीतनी जरूरी है? 2% सीट, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? लोकसभा या विधानसभा के किसी भी चुनाव में कम से कम 4, अब यहां 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का 6%, कम से कम 6% हिस्सा जीते। और तीसरा क्राइटेरिया यह है कि यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, 4 राज्य पार्टी के रूप में, 4 राज्य नहीं, 4 राज्यों में यदि से राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है, राज्य स्तरीय पार्टी ये घोषित हो जाती है। काम करूंगी, क्राइटेरिया मैं अलग से लिख दूंगी, यहाँ जगह भी नहीं बच रही, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। अलग से मेंशन करके आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। तो क्राइटेरिया क्या है कि भाई कुछ नहीं सही तो यदि आपको अपनी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता चाहिए तो कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य पार्टी के रूप में दर्जा मिलना चाहिए। राज्य पार्टी के भी क्राइटेरिया अलग है, तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रीय दल का दर्जा उसे मिल जाता है। तो अभी टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवाद पार्टी, बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, और ये 6वीं अब आम आदमी पार्टी बन गई है, ठीक है, जिसके नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल। आगे चलते हैं, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल हासिल किया है? तो ये डी गुकेश है। नाम आपको याद आ ही गया होगा, कुछ दिन पहले इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता था शतरंज के क्षेत्र में। तो इन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान के पूर्व रैपिड चैंपियन नोदिर अबुस्तारोव को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। विघ्नेश आर अभी हाल ही में भारत के 80वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज से ही रिलेटेड है। कोनेरू हम्पी शतरंज से ही रिलेटेड खिलाड़ी है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। विश्वनाथन आनंद जो कि अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। आज जो मैंने 10वें स्थान पर क्वेश्चन रखा है रिवीजन वाला है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर है? नोवाक जोकोविक सर्बिया से रिलेटेड है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से संन्यास ले चुके हैं। कार्लोस अल्कराज स्पेन से, राफेल नडाल स्पेन से। आगे चलते हैं, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिवीजन में पूछा था मैंने आप लोगों से, नीरज निगम आंसर है। भूटान के राजा कौन है जो कि अभी हाल ही में भारत के दौरे पर है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएं डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। कल्याणी मैम ऑफिशियल टेलीग्राम में चैनल है, 2 फर्जी आईडी उस नाम से। मेरे 35,000 से अधिक, 35 और 36 के बीच में सब्सक्राइबर है, चेक कर लेंगे और जुड़ जाएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।